हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे दोस्तों, मैं अजय बेनीवाल आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो दृढ़ निश्चय लिया है एनडीए 2021 को क्लियर करने का, उसमें आप लोग दिल और मन दिन रात एक करके, दिल कहो मन कहो कुछ भी कहो, प्रॉपर तरीके से लगे पड़े हो। ये ध्यान रखिएगा, आग जो सीने में जली है वो जलती रहनी चाहिए, ना बुझेगी सुनामी से ना तूफानों से। ये ध्यान रखिएगा, वर्दी को पाना है तो हम पाके रहेंगे, किसी की औकात नहीं जो रोक सके। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा था, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ध्यान दे सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारी प्रोबेबिलिटी में बनते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता डाइस इज थ्रोन, एक पासे को उछाला जाता है, the probability that a number greater than 4 may appear at the dice, कि जो नंबर है वो 4 से ज्यादा अपीयर हो। भाई बच्चों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, नंबर 4 से ज्यादा अपीयर होना चाहिए। अब हमें क्या पता वो कौन सा नंबर अपीयर होगा। आइए तो देखो, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, और अगर मैं अपने फेवरेबल आउटकम की बात करूं 4 से ज्यादा तो 5 और 6। भाई ये दो फेवरेबल है, टोटल 6 है, तो मैं कह सकता हूं 1/3 आंसर होना चाहिए। और ये रहा आंसर। करने के तरीके दो और भी हैं, करने के तरीके और भी हैं। क्या 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप डिजाइन करके लिखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी लिखोगे, वो कहलाती है भाई प्रोबेबिलिटी ए और प्लस में प्रोबेबिलिटी बी। ए क्या है, अगर 5 आए तो 1/6, अगर 6 आए तो भी 1/6, 2/6 तो 1/3। बट इतना दिमाग क्यों चलाना है यार, इतना दिमाग चलाना ही क्यों है जब हमारा काम सस्ते में निपट रहा है। जरूरी है क्वेश्चंस को दूसरे मोड पर लेके जाना और ठीक करना। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है। यहां पर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जहां पर ए तथा बी के मध्य कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होता, उन्हीं को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0 होती है, ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल। अ फेयर क्वाइन इज टोस्ट रिपीटेडली, मतलब बार बार टोस्ट किया जाता है उसको, चलो करने दो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट इन द 5th टॉस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन इन फर्स्ट 4 टॉसेस। वाओ, बहुत सही सवाल किया उसने, कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो क्या है, वो ये है कि वो आप टॉस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, 5वें टॉस में आपका रिजल्ट आया, मतलब उससे पहले डिफरेंट था। उससे पहले क्या था, डिफरेंट था। 3 केसेस हैं, या तो पहले 4 में होगा ही नहीं, 5वें में होगा, या पहले 4 में जो चाहिए वो आता रहेगा और फिर 5वें में नहीं आएगा। कंसेप्ट तो यही बनता है, इसके अलावा तो कोई और इवेंट बनता ही नहीं है भैया, ठीक है। तो हमारे पास उसने क्या बात बोली है, क्या आना क्या चाहिए। A fair coin is tossed repeatedly. The probability of getting a result, the probability of getting a result in the 5th toss different from those obtained in the first 4 tosses. कॉमन सी बात है। तो ले लो, ई एक इवेंट ले लो, हेड मान लेते हैं हम लोग, टेल मान लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, करना बड़ा आसान है। देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ई एक इवेंट ले लिया तो भैया क्या होगा, यहां आ गया, यहां आ गया भाई, यहां आया, यहां आया, यहां नहीं आया। भाई बात तो यही है, एक केस ये बन सकता है या नहीं बन सकता। आप कहोगे हां सर बिल्कुल बन सकता है, तो दूसरा केस ये भी तो बन सकता है मेरे बच्चे, ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट और ई। भाई 2 केसेस बने, दोनों को ऐड करना है आपको। यस, अब क्वाइन है, हेड हो या टेल हो, कोई भी आपका जो इवेंट है वो 1/2 रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे, 1/2 रहेगा, 2 रहेगा। तो दोस्तों
एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो। भाई ये तो इस हिसाब से आ गया 1/2 की पावर 5। ऐसे ये भी आ गया 1/2 की पावर 5। यार इसमें तो कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही, हाँ या ना? ना। हम इसको टोटल करते हैं तो ट्वाइस इंटू में 1/2 की पावर 5 32, कैंसिल किया 1/16। द राइट आंसर इज व्हाट? 1/16 इज द राइट आंसर। 1/16 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, नेक्स्ट। बेहतरीन पति पत्नी। अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू। एक पति तथा एक पत्नी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। सेम पोस्ट पर 2 वैकेंसी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/5। अगर पति का सिलेक्शन हो जाता है तो पति के सिलेक्शन होने के चांसेस है 1/5। अगर भाई पति का सिलेक्शन ना हो तो 4/5। साथ साथ लिख ही लो। देवी माता का सिलेक्शन हो 1/3। भाई ना हो तो भैया महासंग्राम होने का पूरा चांसेस हो जाता होगा घरों में, 2/3। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम बी सिलेक्टेड। मैं यहां पर सारे केसेस कराता हूं, चलो ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, केवल एक ही सिलेक्ट हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हो सकता है हस्बैंड सिलेक्ट हो गया हो, वाइफ ना हुई हो, या हो सकता है वाइफ हो गई हो, हस्बैंड ना हुआ हो। बात समझ में आई? इसी को तो बोलते हैं कि एटलीस्ट तो नहीं लिखा ना, ओनली वन ऑफ देम है। इसी यही चीज होती है बोलने वाली कि ओनली वन ऑफ देम। अब इसी को आप समझ सकते हो, इसी से आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम या कुछ ऐसा इशू नहीं होगा कि भैया हस्बैंड हुआ वाइफ नहीं हुई, वाइफ हुई हस्बैंड नहीं हुआ। और दोनों म्यूचुअली है, दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं है इंटरव्यू में। भाई आप अपना दे क्या हो, आप अपना दे क्या, अब दोनों का क्या कॉमन पार्ट रहेगा इंटरव्यू में? तो भैया हस्बैंड अगर सिलेक्ट होता है 1/5, जीवन में कलह हो जाएगा अगर वाइफ का ना हुआ। वाइफ का होता है और अगर हस्बैंड का ना हुआ तो तानों से ही मार देगी, तेरे बस की कुछ नहीं है। 4/5 क्या करे, बेचारा फंस गया। 4 और 2 6, 6/15। भाई 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो मेरा सही उत्तर आ गया 2/5। मेरा सही उत्तर आ गया 2/5। अब अगर वो ये कह दे कि बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, वो कह दे भाई दोनों ही सिलेक्ट हो गए, अगर मान लो यहां वो कह दे कि भाई हस्बैंड भी हो गया सिलेक्ट और वाइफ भी होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/5 गुना में 1/3, 1/15। मान लो वो ये कह दे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, कि कम से कम दोनों में से कोई एक तो सिलेक्ट होगा। तो बेस्ट होता है एटलीस्ट के लिए 1 में से माइनस कर दो, ना पति चाहिए ना पत्नी चाहिए, दोनों जाओ अपने घर। तो हस्बैंड अगर नहीं सिलेक्ट होगा, 3 केस होते हैं, तीनों बता दिए मैंने आप लोगों को। और ये रहा, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो आराम से कर सकते हो, 3 ही केस बनते हैं, तीनों बता दिए मैंने एग्जैक्टली। ठीक है, दोनों हो गए। ठीक है भाई, ये रही बात। भाई दोनों का ना होना तो भी ये बात रहेगी। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक में से दोनों का ना होना घटा दो। ओनली वन ऑफ देम, इस तरीके से ऐड कर दो। ठीक है, चलो 4th पे आते हैं। 2 लेटर आर ड्रॉन। भाई 2 लेटर आपने निकाल दिए। कितने लेटर? 2। एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। भाई होम है, इसमें से आपने 2 लेटर निकाले, तो टोटल तो रहेंगे भाई 4 में से 2। इसका मतलब हो गया 4। फैक्ट तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, वैसे तो मेरे को तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली बात याद है, मैं सीधा लिखता, परंतु कुछ बच्चे नाराज रहते हैं कि पूरा लिख के नहीं दिखाते। 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर आर वोवल्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों लेटर्स क्या हो? वोवल्स हो। यार एक बात बता,
वोवल्स कितने हैं मेरे पास, ओ कोमा ई, तो दो में से दो ही वोवल्स ले लिए तो एक आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई मेरे 1/6। तो विच वन ऑफ द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ गई, ए आ गई। कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, हो गया आराम से, बिल्कुल। चले आगे, चलिए आराम से देखो, चलो पढ़ो सवाल एक बारी। 5वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं भाई, लगातार आते हैं ऐसे सवाल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट, 3 विद्यार्थियों के द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता। भाई 3 विद्यार्थियों के द्वारा किसी समस्या को हल करने की जो प्रायिकता है वो है 1/2, 1/3। ठीक है भैया, 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट टू बी सॉल्व्ड, कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं। अरे वाह, 2 कंसर्न पूछेगा, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो भैया ना तो प्रॉब्लम ए से सॉल्व हुई, ना बी से हुई, और ना प्रॉब्लम सी से सॉल्व हुई। तो 1/2 सॉल्व होने की, ना सॉल्व होने की भी 1/2, 1/3 है तो ये 2/3 होगा, 1/4 है तो ये 3/4 होगा, 2 से 2 3 और ये 1/4। क्लियर है यहां तक? आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो कंसर्न था वो ये था कि जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब इनके बस की नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना। बात ये आती है भैया कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लेता कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, बच्चा यहां बहुत बड़ी गलती करता है। वो क्या करता है, इसको कंपैरिजन कर लेता है सॉल्व ना होने से। वो ये कहता है 1/2, 1/3 और 1/4 और फटाक दे चाहते 12 दूनी 24, 1/24 देकर निकल लेता। ना, ये गलत है। नहीं, इसको सॉल्व ना होने को सॉल्व होने से कंपैरिजन नहीं करना। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब उसे कोई भी कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। हो सकता है प्रॉब्लम को ए ने सॉल्व कर दिया, बी सी से ना हुआ हो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आंसर आ गया। बी ने आंसर निकाल दिया, दोनों ने नहीं निकाला। सी ने आंसर निकाल दिया, दोनों ने नहीं निकाला। अच्छा, 2 ने आंसर निकाला, तीसरे ने नहीं निकाला, है ना। ए बी ने निकाला, सी ने नहीं निकाला, ए सी ने निकाला, बी ने नहीं निकाला, बी सी ने निकाला, ए ने नहीं निकाला, और तो और छोड़, ए बी सी तीनों ने निकाला। लॉजिक समझ आई? ए बी सी तीनों ने निकाला। भाई साहब, इसी बात को कहते हैं कि दिमाग को थोड़ा सा सेंटर में लेके रखना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेंटर में लेके रखना प्यारे बच्चों। तो आंसर ऐसे आएगा, 1 में से माइनस कर दूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1/2, 2/3, 3/4, ये कैंसिल और 1 माइनस 1/4, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4। जब आप 1 में से माइनस करते हो ना तो हां आता है, और हां का मतलब ये नहीं होता है कि सबकी हां, किसी एक की भी हां मतलब हां है। बात खत्म। क्लियर हो गई? चले आगे, चलिए। तो आराम से समझ आ गया होगा, बढ़िया सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी आप लोगों को, इन फॉर्मूलों पर भी बड़ा ध्यान रखना। ये हमने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई हैं, प्रीवियस ईयर है तो मिक्स होकर आएगी चीजें। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी तो तब होगा जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, परंतु जब ए एंड बी दे ही रखा है तो भाई लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। सब कुछ गिवन है।
भाई ये 3/4 है, लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ए, तो वो 2/3 ए नोट है, तो ये ए आ जाएगा 1/3। दोस्तों ये आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, वो है 1/4। बस सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भाई इस क्वेश्चन में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत परेशानी होनी है। सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी भी आपके पास आ जाएगी 2/3। आसान सा सवाल था बिल्कुल, और आया हुआ है पेपर में भाई, सब आया हुआ है पेपर में यार। जब लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, तो ये तो उससे बहुत बहुत टेढ़ा क्वेश्चन बन जाता है। अगर किसी को पल्ले ना पड़े, किसी के दिमाग से हट जाए, ए नोट ना दिखे, माइंड में चल रही हो वो, ठीक है यार 2/3 ही लिख दे इधर, वो फंस गया। ठीक है भैया, तो भैया ऐसा ना करना। अगर मस्तिष्क में चले ताड़का तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो, if a coin be tossed n times, wow, then probability that the head comes odd times। बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। आंसर बता दो जल्दी। कहता है अ कॉइन इज टोस्ट n टाइम्स, एक सिक्के को आपने n बार टोस्ट किया है। एक सिक्के को आपने n बार टोस्ट कर दिया। जब आप एक सिक्के को n बार टोस्ट करता है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हेड आएगा वो ओड टाइम्स आएगा। हेड आएगा वो ओड टाइम्स आएगा। तो कैसे करोगे आप लोग? तो यही एक सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन होता है भाई। कितनी बार भी टोस्ट करूं, कितनी बार भी टोस्ट करूं, इट डजंट मैटर। बात ये उठती है कि टोटल तो आएगा 2 की पावर n, बस इससे एक ही कम तो आएगा ओड टाइम्स भाई। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये रहा फेवर में और ये रहा टोटल। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई 2 की पावर n और 2 की पावर -1, नीचे 2 की पावर n। सीधा आंसर 1/2। अब बच्चा फंस जाता उसमें, बी में फंस जाता है बच्चा। यार जितने इवन हो, जितने भाई हमारे पास क्या बात करता है, ओड टाइम्स है, जितनी बार हेड ओड टाइम्स पे आएगा उतनी बार वो इवन टाइम्स पे आएगा। सिंपल सी बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है ये भी। The dice are thrown, what is the probability that the same number will appear on each of them? 3 dice are thrown, what is the probability that the same number will appear each of them? कि हर बार सेम नंबर अपीयर हुआ है, हर बार ही सेम नंबर आपका अपीयर हुआ है। जरा दे दो आंसर फटाफट। A dice, 3 dice are thrown, what is the probability that the same number will appear on each of them? इसको बोलते हैं, जैसे डबलेट होता है ना, है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे ट्रिपलेट 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6, ठीक है। ऐसे बनेंगे कितने? 6 बनेंगे। टोटल कितने होते हैं भाई? 6 चॉइस, 3 बार ट्रायल, टोटल एलिमेंट हो गए 216, फेवरेबल हो गए 6। तो आपकी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो आपका आंसर है, वो हो गया 6/216। दैट मीन द आंसर इज व्हाट 1/36। दैट्स इट, खत्म बात। द आंसर इज व्हाट 1/36। कोई डाउट यहां तक? देख लीजिए एक बारी फटाफट आराम से। चले आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इज 1/4। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस दी हुई हमें 1/4। ठीक है जी, तो फेलियर हो जाएगी आपके पास 3/4। कहता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है भाई वो मेरे 3 गिवन है। देन इट्स मीन्स इज रिस्पेक्टिवली, तो आपको उसका मीन बताना है दोस्तों। तो आपके पास सिंपल सी बात है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो 1/4, तो Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि 1 माइनस में P होती है, मतलब 1 माइनस में 4 मतलब 3/4 होती है।
लिख दिया मैंने। अब मैं इसको यहां से रब करके सीधा 3/4 ही लिखूंगा। अब इतना दिमाग में तुम रखना, ये रही 3/4। अच्छा, जो मीन निकालना है हमें, मीन होता है क्या, n इंटू में p। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखिएगा। मीन क्या होता है भाई आपके पास, n इंटू में p। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ी बात आपको n की वैल्यू निकालनी है यार, सबसे बड़ी बात आपको n की वैल्यू। अब आपके सामने एक सवाल आता है कि भाई आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है। अब बच्चा दिमाग में दही लेके घूमता रहता है, ये क्या है, कुछ नहीं है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। आप कहोगे हाँ भाई होता है। आपका वेरिएंस क्या होता है ये भी आपको पता है, क्या होता है, एनपीक्यू होता है। वेरिएंस क्या होता है आपका, एनपीक्यू होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो यहां से मेरे पास एनपीक्यू आ जाता है, बिल्कुल मिल गई। एनपी मुझे निकालना है, भाई निकाल दो यार। ये 9 दे रखा है, इनटू में क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 3/4, तो ये हो जाएगा भाई 4/3। तो ये आपका एनपी आ गया। तो मेरे ख्याल से 3 × 9 और 4 आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है, और 12 आपका मीन है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मीन क्या होता है, n इंटू पी। वेरिएंस क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू का स्क्वायर रूट होता है। दैट्स इट, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि कोई टेढ़ा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था, या इसमें कुछ आपको जिद बहस करनी थी। परंतु बच्चा क्या सोचता है, इसमें पहले वो n भी निकालता है। भाई जरूरत क्या है n निकालने की, तुम क्यों दिमाग लेके घुमाते हो इतना ज्यादा। n निकाल के भाई क्या कर लोगे तुम, बस ये बता दो मुझे। भाई जब तुम यहां से सीधा np निकालो ना, बात ही खत्म। q की वैल्यू रखो, सीधा आंसर आ गया। n ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब ढूंढना है, ढूंढ लो। n क्या जा रहा है, np कितना आ रहा है आपके, n की वैल्यू कितनी, np कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर मान लो n भी निकालना होता, निकाल लेते हैं। p कितना, 1/4, 12 चौक 48, तो n कितना आ गया, लो 48। अबे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसमें दिमाग क्यों खर्चना, आंसर निकालो और अपना आगे चलो। चलो नेक्स्ट देखो, ये भाई साहब लाजवाब सवाल था। पूरी परमुटेशन का क्वेश्चन था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको प्रोबेबिलिटी में बनाया और पेपर में दे दिया था। 3 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम आउट ऑफ दीज नंबर। इनमें से फिर एक नंबर को चुना गया, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। तो आपको प्रायिकता निकालनी है कि हैज द सेम डिजिट, वाओ, कि जो नंबर है ना उस पर सेम डिजिट होनी चाहिए। ये भी बढ़िया सवाल था भाई, कि जो आपके पास जो भी आपने नंबर चुना उस पर डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लगाओ दिमाग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक बारी अपना माइंड लगाओ, एक बारी चेक करो क्या तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आसान क्वेश्चन है, हल्का सा आपका दिमाग चाहिए बस। दोबारा सोचो, आप इससे कितने नंबर बना सकते हो, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई, कि यहां पर आप कितने नंबर बना सकते हो। भाई 3 डिजिट के नंबर है। रिपीटेशन के बारे में, डेस नॉट रिपीटेशन के बारे में कोई अलाउड है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो सीधा सा अलाउड होगा, 3 डिजिट होगी। 1, 2, 3, 4, 5। हम, मैं जानता हूं, ये बात आपको अपने माइंड में बैठा के रखनी है, ठीक है भाई। ये बात आपको अपने माइंड में बैठा के रखनी है कि अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इनसे टोटल नंबर जो है वो कितने बन सकते हैं। यही सारा गेम, यही है टोटल गेम, यही और कुछ नहीं है। आप आओ कैसे भाई, 0 नहीं आ सकता, सबसे बड़ी बात तो यही है, 0 तो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस पर जब 0 नहीं आएगा तो कितने चॉइसेस हो गए, 4। यहां 0 आ सकता है तो 5, यहां भी 0 आ सकता है तो 5, टोटल बनेंगे 100, बन गए। कहता सभी पर सेम नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, तो ये कितने बनते हैं बताओ, कितने बने हमारे पास टोटल, ये 4 बने। कितने बने, 4 बने। हमारे पास टोटल है कितने, 100, 4 फेवर में, टोटल 100। तो द राइट आंसर इज व्हाट, 1/25। राइट आंसर इज व्हाट, 1/25। ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, एकदम सही जवाब। चलो नेक्स्ट, आराम से पढ़ते हैं। इन टॉसिंग 3 coins एट अ टाइम,
ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आया हो। भाई एट मोस्ट वन हेड, बढ़िया सवाल है भाई, कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आया हो, एक ही हेड आया हो। तो कैसे कर सकते हो भाई, एक हेड आया हो, बाकी हेड ना भी आया हो। भाई अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, आपने एक सिक्के को 3 बार टॉस कर दिया जी। जब आप एक सिक्के को 3 बार टॉस करते हो तो भाई आपके पास टोटल एलिमेंट कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। ये तो बात पता भाई, 2 की पावर 3 होगा ना, बोलो भाई 2 की पावर 3 होगा। अब वो ये कहता है कि गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, हो सकता है हेड ना भी आए। भाई ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, हो सकता है हेड ना आए। लॉजिक को सुनो। अब इसको अगर ऐसे ढूंढना पड़े, ऐसे अगर ढूंढना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इश्यू होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, एक हेड के फिर 3 ही केस बनेंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और या हेड आए ना तो टेल टेल टेल। तो टोटल बने कितने, 4। टोटल कितने बने, 4। तो प्रोबेबिलिटी को ज्यादा दिमाग खर्च करके मत लेना दुनिया। इसको जब आप किताबों में देखोगे, इसको एक को इवेंट को अलग माना होगा, दूसरे इवेंट को अलग माना होगा। इतने पंगे लेने क्यों है तुम्हें। उसने बोला ऑलमोस्ट वन हेड होना चाहिए, एटमोस्ट वन हेड होना चाहिए। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। दूसरा भाई सारे टेल आ जाए अगर, तो 4 बने, डिवाइड बाय 8। तो भाई राइट आंसर इज व्हाट, 1/2। देन 1/2 इज योर राइट आंसर। चलिए इतना ही दिमाग लगाओ भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घुसोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे, भारी नहीं निकलोगे। अब अगला ही देख लो। अब अगला क्या कहता है, कहता है भाई एट लीस्ट वन हेड, कि कम से कम 3 कॉइन आर टोस्ट टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड आए। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एक में से माइनस कर दो ना, एक हेड भी ना हो तो एक में से माइनस कर दो, एक भी हेड ना हो, और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये तो आपका आराम से आ ही जाएगा, या मुझे कराना पड़ेगा। चलो भाई आंसर दे दो फटाफट 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 फटाफट, बिना किसी टेंशन के, चुपचाप जवाब चाहिए। चलें आगे, बोले भाई, हाँ जी बोलो भाई। चलो ये भी मैं बता ही देता हूं, तुम लोग इंटेलिजेंट बहुत हो। 1 - 1 अपॉन में 8, द राइट आंसर इज व्हाट, 7/2। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, देख लो कितना आसान पेपर आता है। एक आधा क्वेश्चन तो मिलता है, परंतु मैं अगर बात बताऊं आपको जेन्युइनली ना, तो 80 to 90 क्वेश्चन आप डैम श्योर सॉल्व कर सकते हो। और जिस बच्चे ने 80 से 90 क्वेश्चन सही कर दिए, तो ध्यान रखिए रैंक के अंदर आ जाना शुरू हो जाएगा वो। अब देखो, पिछली बार यही क्वेश्चन हमने किया था ना, मैंने इसके 3 केसेस बताए थे। उस केस में क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी, यहां क्या कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब ये मत सोच लेना इन तीनों को गुना करा दोगे या इन तीनों को जोड़ दोगे, फंस जाओगे तुम, ध्यान रखना। तो भैया 1 में से माइनस कर दो, कि प्रॉब्लम ना तो ए से सॉल्व हुई, प्रॉब्लम ना बी से सॉल्व हुई, प्रॉब्लम ना सी से सॉल्व हुई। तो 1/2 भाई, 2/3 और 3/4। तो 1 - 1/4, दैट मीन ये आ गया आपके पास 3/4। बोलो क्लियर हुआ। चलें आगे। हा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी ढूंढ दो सवाल। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन देयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय। भाई 1 बॉय, एक कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। 4 है ना, एक लड़का, भाई मालूम नहीं है ही नहीं, पंगे क्यों लेने हैं जो क्वेश्चन के साथ। बच्चे 4, लड़का या लड़की, 2 की पावर 4। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, टोटल बनेंगे 16 केसेस बनेंगे ना। उन 16 केसेस में से एक केस ऐसा होगा जिसमें सारी लड़कियां होंगी, यस और नो। हाँ, तो एक में से सारी लड़कियों की प्रोबेबिलिटी अगर घटा दोगे तो एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/16।
इतनी स्पीड रखनी पड़ती है, और यही तुम्हारे प्रीवियस ईयर है। ये पेपर टफ नहीं आता, पेपर टफ हम बनाते हैं, मैं आपको दावा देता हूं हम बनाते हैं। हमारी सोच बनाती है, हमारी थिंकिंग बनाती है, हमारा मैथ्स के प्रति जो डर है वो बनाता है पेपर को टफ। वरना पेपर टफ, वो भी एनडीए का, भूल जाओ। जितनी टफ जॉब है उतना ही प्यारा सिलेक्शन लेने का रास्ता है, परंतु उस रास्ते को किस तरह से चलना है, किस तरह से उस पर दौड़ना है, कब कदम रखना है, कब तेज रखना है, कब धीमे रखना है, कब पंजा रखना है, कब एड़ी रखनी है, कब पूरा पैर रखना है, ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि आपकी दिमाग और कदमों का तालमेल कितना है। ध्यान रखना, तो वो दौड़ पार होती है। लेकिन जब भी दिमाग और कदमों का तालमेल अगर बिगड़ जाए ना, तो दौड़ में आप मतलब जीतना तो दूर की बात है यार, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी, तुम हार भी रहे हो या चुपचाप लड़ भी नहीं रहे हो। तो ये तालमेल जो है वो अपने दिमाग में बना के रखो, क्या कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना। ज्यादा पंगे है छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। जो टॉपिक सबसे टेढ़ा लगे ना, थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। मैं बताता हूं तुम्हारे लिए सबसे टेढ़ा टॉपिक आता बाइनोमियल, जनरल में आता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अंत चीजें हैं। मैंने एप्लीकेशन में बाइनोमियल पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई। टीजीटी पीजीटी मैथ से पढ़ाया, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने घर पे बैठ के पढ़ाई करी थी। 12th का बच्चा नया नया निकल कर आता है तो फंस जाता है। तो इसलिए क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, याद नहीं रहते तो लगा नहीं पाते। और जब रूल नहीं लगा पाएंगे तो उसको फैक्टोरियल में सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी तो हाथ जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ही थे, ठीक है, 14 क्वेश्चन थे, नो इशू। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि क्लास तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और 15 तारीख को आगाज होगा कैसे गणित में हम लोग कैसे 80, 80 प्लस 90 प्लस क्वेश्चंस को सही सॉल्व करेंगे और 100 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा चाहूंगा। ये वीडियो थी, रिकॉर्डेड थी। आज की क्लास आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो कल विवेक सर का बर्थडे है, और उम्मीद करता हूं, मतलब आज 14th, आपको तो 14th को वीडियो दिखेगी, उनको बर्थडे विश जरूर करना। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, जो बच्चों से इतना डेडिकेटली हैं, इतना प्यार करते हैं कि भाई 12-12 घंटे वह इंसान खड़ा रहकर आप लोगों को पढ़ाता है। आप लोगों के उनके जज्बे को सलाम है, और आपके मोहब्बत और प्यार को भी सलाम है। जय हिंद, लव यू।